हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीजीएल क्लासेस। कल हमने पढ़ लिया था विविध प्रश्नमाला के 5 क्वेश्चंस। आज हम आगे करेंगे। आज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। परिमेय संख्या 43 बटे 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 3 के दशमलव प्रसार का दशमलव के कितने अंकों पश्चात अंत होगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन। जब हम 43 अपॉन 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3 को सोल्व करेंगे तो जो सोल्व करने पे पॉइंट के बाद जो संख्या आएगी अपने पास, तो वो बोल रहा है कि कितने अंकों पश्चात अंत होगा। मतलब जो ये दशमलव है, दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे जिसके बाद ये दशमलव प्रसार समाप्त हो जाएगा। ठीक, तो हम क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करते हैं। क्या है 43 अपॉन 5 की पावर 3। अब मैंने कैसे क्या बताया था आपको कि हमें नीचे 10 लाना है। ठीक, दशमलव प्रसार निकालना है तो नीचे 10 लाएंगे जिससे हमें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। आप देख रहे हैं 5 की घात 3 है, यहाँ 2 की घात 2 है, तो 10 कब होगा जब 2 इंटू 5 होगा। अब 2 इंटू 5 के लिए इसकी होल घात भी समान आनी चाहिए। तो 2 और 5 तो है अपने पास, लेकिन यहाँ पे क्या है 3 और उधर 2, तो 2 की घात 1 कम है। तो क्या कर देंगे, अंश व हर को 2 से गुणा करने पर, जब 2 से गुणा करेंगे अंश वर्ग को, तो 43 अपॉन 2 की पावर 2 5 की पावर 3। ठीक, कर दिया। ऊपर भी 2 से और नीचे भी 2 से। ऊपर करेंगे तो कितना हो जाएगा 86, और नीचे करेंगे तो 2 की पावर 3 हो जाएगी। 2 की पावर 1 ये है, 2 ये है, तो मल्टीप्लाई होगी तो पावर 8 हो जाएगी। फिर मल्टीप्लाई में 5 की पावर 3। ठीक, अब घातांक नियम से क्या लिख देंगे इसको, 2 इंटू 5 और होल पावर 3। ये 86, नीचे क्या हो गया 10 की पावर 3। ठीक, और 86 10 की पावर 3 कितनी हो गई 1000, और ये कितने बाद आएगा 0, 3 अंकों बाद 0.86, और ये 3 अंक हो गए। 3 अंक दशमलव के बाद, तो इसका आंसर क्या होगा, यानी दशमलव के 3 अंकों पश्चात इसका अंत होगा, तो आंसर होगा 3। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। सबसे न्यूनतम संख्या जिससे √27 को गुणा करने पर एक प्राकृत संख्या प्राप्त होती है। कौन सी संख्या, नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर कौन सा होता है, प्राकृत। अब प्राकृत की परिभाषा क्या होती है, 1 2 3 4 5 ऐसे अनंत तक क्या होती है, जो 1 से प्रारंभ हो और अनंत तक जाए, प्राकृत संख्या कहलाती है। अब वह न्यूनतम संख्या निकालनी है जिससे √27 को मल्टीप्लाई करें तो इन संख्याओं में से कोई एक संख्या प्राप्त हो, लेकिन क्या सबसे कम संख्या होनी चाहिए वो। अब आप फर्स्ट से करो फर्स्ट से। आपको पता है जो √27 है, √27 का पूर्ण वर्ग तो निकलता नहीं है। अगर ये 9 होता तो 3 आ जाता, और 81 हो जाता तो 9 आता, लेकिन ये क्या है √27 का निकलेगा नहीं। √27 का क्या होगा, √27 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक, तो ये जो एक तो 3 का स्क्वायर बनेगा, एक 3 बनेगा, तो एक 3 के स्क्वायर को अलग लिख देंगे अपन, और एक √3 अलग लिख देंगे। तो 3 का स्क्वायर तो क्या हो गया √3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल 3 और ये √3, ये आ गया। ठीक,
अगर हम इसको फर्स्ट वाले ऑप्शन से गुणा करें 3 से, अगर हम मल्टीप्लाई 3 करते हैं तो कितना आता है 9√3। ये प्राकृत संख्या नहीं होगी, तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा बिल्कुल गलत। ठीक, ऐसे आप सेकंड ऑप्शन से गुणा करोगे, इसे 3√3 को √3 से करोगे, √3 कितनी बार आ गया 2 बार। ठीक, या फिर आप घातांक नियम से करो तो ये 3 की घात कितनी 1/2 और यहाँ भी 3 की घात 1/2। तो घातांक में क्या होता है, घातें जुड़ जाती है, तीनों के आधार समान है तो मल्टीप्लाई में घातें जुड़ जाएगी। यहाँ कितनी 3 की घात 1, यहाँ 1/2, यहाँ 1/2। आप एलसीएम लोगे 2, यहाँ कितना आ जाएगा 2, 1, 1, कितना आ गया 4/2 और ये गया 2 से 4 2 बार, कितना आ गया आंसर 9। ठीक, सेकंड क्वेश्चन में क्या आ रहा है 9। 9 एक प्राकृत संख्या है, लेकिन हमें कौन सी निकालनी है न्यूनतम। अगर इन दो ऑप्शंस को लगा के न्यूनतम संख्या आती है तो वो आंसर होगा, नहीं तो ये है ही सही। ये क्या है, प्राकृत है, ये तो आएगी नहीं कैसे भी। ठीक, उसके बाद है थर्ड वाला, आप 3√3 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 27√3। ये भी प्राकृत संख्या नहीं है तो ये भी नहीं आएगा। इसके बाद आता है अपने पास 3√3। 3√3 को फिर 3√3 से गुणा करोगे आप, तो 3 से 3 करोगे तो 9 और √3 3, ये कितना आ जाएगा 27। ये प्राकृत संख्या तो है, ये प्राकृत संख्या है, लेकिन आप देख रहे हो जब हमने किससे गुणा मल्टीप्लाई किया √3 से तो कितना आया 9 और यहाँ कितना आया 27। तो न्यूनतम संख्या कौन सी है अपने पास 9, तो आंसर क्या हो जाएगा √3। तो वह न्यूनतम संख्या कौन सी है √3, जिससे गुणा करने पर एक प्राकृत संख्या प्राप्त होती है। ठीक, ये भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, यदि दो परिमेय संख्याओं के लिए एलसीएम बराबर एचसीएफ है तो संख्याएं होनी चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है अपने पास भाज्य, सेकंड समान, थर्ड अभाज्य और फोर्थ सह अभाज्य। अब आप देखो फर्स्ट ऑप्शन से करो, हमें दिया क्या हुआ है एचसीएफ बराबर एलसीएम। ठीक, ये दिया हुआ है अपन को। फर्स्ट ऑप्शन है भाज्य, भाज्य संख्या है। अब भाज्य संख्या कुछ भी हो सकती है। ठीक, 12 ले लो आप, चॉइस नहीं, हाँ चॉइस ले लो आप, कुछ भी ले लो। अब दोनों के एचसीएफ और एलसीएम बराबर है या नहीं, अब 12 के निकाल लो। 12 का क्या होगा 6, 3, 1 और 24 का 12, 6, 3, 1, ये तो आ गया। क्या आ गया 12 का, तो 2 की घात 2 और 3 और 24 का ये 2 की घात 3 और 3। अगर इसका एचसीएफ निकालें तो उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 और 3 दोनों ही अपने पास। ठीक, 2 की न्यूनतम घात 2 और 3 की 1, कितना आ गया एचसीएफ 4 × 3 12 और एलसीएम निकाले इसका तो क्या है फिर 2 कितनी बार है अधिकतम 3 बार और 3 1 बार, कितना आ गया 24। ठीक, एचसीएफ और एलसीएम दोनों अलग अलग है तो ये भाज्य तो नहीं होगी। ठीक, उसके बाद है समान। अगर समान संख्या ले, जैसे यहाँ 12 ले लेते हैं हम, ठीक 12 ले लेते हैं तो ये क्या हो जाता 2 की घात 2 और 12 लेने के बाद एचसीएफ क्या होता 2 और 3 उभयनिष्ठ भाज्य गुणनखंड है। न्यूनतम घात कितनी है 2 की 2 और 3 की 1 और एलसीएम कितना है 2 है, 2 की अधिकतम घात 2 ही है, 3 की अधिकतम घात 1, कितना आ जाता है 12। इस स्थिति में क्या आ रहा है अपने पास एचसीएफ बराबर एलसीएम। ठीक, तो ये हो सकती थी। अभाज्य संख्या आप सीधा सा जानते हो, अभाज्य संख्या क्या होती है जिसमें केवल एक अवयव का भाग जाए, तो इसमें तो केवल एक अवयव का जाएगा,
तो एचसीएफ बराबर कैसे भी नहीं होंगे। ठीक, इसके बाद है सहभाज्य। अब सहभाज्य में आपको पता है क्या परिभाषा होती है। सहभाज्य संख्या वे संख्याएं होती है जिनके उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। उभयनिष्ठ गुणनखंड ही नहीं होंगे तो एचसीएफ कितना निकलेगा, 1। और एलसीएम, अब जब सहभाज्य संख्या है तो दो संख्या लेनी पड़ेगी हमें, 12 जो सहभाज्य लेनी है, एक साथ ले लो आप, और एक 9 ले लो। ठीक, सहभाज्य संख्या है, 7 का 7 में जाएगा, 9 में 3 का एक बार। ठीक, यहाँ भाज्य ले लो आप, 17 ले लो एक बार। ठीक, तो क्या हो गया, 7 और 17 एलसीएम निकालोगे आप 7 इंटू 17 कर दोगे, लेकिन जब एचसीएफ निकालोगे तो कितना आएगा, 1। इस स्थिति में एलसीएम एचसीएफ दोनों भिन्न भिन्न होंगे। तो एक स्थिति कौन सी रहेगी अपने पास, समान वाली। यदि दोनों संख्याएं सेम हो तभी ये स्थिति संभव है। तो ये दोनों संख्याएं समान होना जरूरी है। क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 8 में, ऑप्शन समान। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 9 है, पढ़ो क्वेश्चन नंबर 9 को। ए व 18 का एलसीएम, हमें पहली संख्या दी है ए और दूसरी संख्या 18 का एलसीएम दिया है 36 तथा ए तथा 18 का एचसीएफ, और उन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ कितना है, 2। तो ए का मान होगा, हमें सूत्र पता है, कौन सा सूत्र है अपने पास, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये पता है हमें, पहली संख्या दी है उसने ए, दूसरी संख्या 18, एलसीएम दे रखा है 36 और एचसीएफ 2। ठीक, तो जब एक ए की वैल्यू निकालनी है अपने पास तो ए को यहीं छोड़ दो, बाकी सब राइट हैंड साइड में। तो 36 इंटू 2 ये मल्टीप्लाई में था तो इधर आके नीचे चला जाएगा बटे में। 18 से 36 का डिवाइड दो 2 बार, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, 2 इंटू 2 4। कौन सी आएगी, 4। आंसर कितना आ गया अपने पास, गया। ठीक, लास्ट क्वेश्चन है ऑप्शन में, क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद आइए हमारे ऑप्शन वाले खत्म हो जाएंगे, थ्योरेटिकल आएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि n एक प्राकृत संख्या है तो 6n 6 की घात n माइनस 5 की घात n में इकाई अंक है। अब आप ये कैसे करोगे, आप अगर देख रहे हो उसको ढंग से तो आप देखो 6 की घात कोई सी भी हो आपके पास, चाहे 1 हो, प्राकृत संख्या में प्राकृत संख्या दी हुई है, n एक नेचुरल नंबर है, तो n एक कोई सी भी हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो। जब आप देखोगे 6 की घात 1 है तो 6 आता है, 6 की घात 2 है तो 6 इंटू 6 36। ठीक, 6 की घात 3 है तो 6 इंटू 6 इंटू 6 कितने हो गए, 216। ठीक, तो आप देख रहे हो प्रत्येक स्थिति में इकाई अंक कितना आ रहा है, 6। 6 की कितनी घात हो, इकाई अंक हमेशा 6 ही आएगा। और जो जैसे 5 है, 5 की घात 1 लोगे तो 5, 5 की घात 2 लोगे तो 5 इंटू 5 25, 5 की घात 3 लोगे तो 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना 125, 5 की घात 4 लोगे तो 625। और 5 की जो प्राकृत संख्या वाली घात है 1 2 3 4, कितनी घात लो, इसमें भी इकाई अंक हमेशा कितना आएगा, 5। तो क्या हो गया अपने पास प्रूफ, 6n जो है इसमें n का मान कुछ भी रखो, कितना आने वाला है हमारे पास इकाई अंक 6, और 5 की घात n में कुछ भी प्राकृत संख्या हो, कितना आएगा हमारे पास इकाई अंक 5। तो हमें तो इकाई अंक बताना है, तो इकाई अंक में से इकाई अंक माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1। तो कितना आएगा इकाई अंक अपने पास, 1। आगे समझ में,
इसको हम कैसे लिख देंगे, चूंकि n के प्रत्येक मान के लिए 6n व 5n के 5n का इकाई अंक सदैव क्रमशः 6n पहले लिया तो क्रमशः 6 व 5n का 5 होता है, अतः 6n माइनस 5n का इकाई अंक क्या करेंगे, 6 माइनस 5 इक्वल टू 1 हो गया। क्या आ गया अपने पास 1। 10 क्वेश्चन हो गया अपने इसके पास। इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, यदि P अपॉन Q जहाँ Q बराबर 0 नहीं है, एक परिमेय संख्या है, तो Q पर क्या प्रतिबंध होगा जबकि P अपॉन Q एक शांत दशमलव हो। ठीक, P अपॉन Q क्या दे रखा है अपन को, परिमेय संख्या, और Q पर प्रतिबंध पूछा है। Q मतलब हर पर प्रतिबंध पूछा है, जबकि P अपॉन Q एक शांत दशमलव हो। अब शांत दशमलव के लिए क्या देखते हैं हम, कोई भी संख्या हुई उसका जो हर है किस रूप का होना चाहिए, 2 की पावर m और 5 की पावर n का रूप। यदि 2 की पावर m और 5 की पावर n का रूप होगा तो वो शांत दशमलव संख्या होगी। अब शांत दशमलव संख्या के लिए हम थ्योरेटिकल रूप में क्या लिख देंगे, P अपॉन Q जहाँ Q बराबर 0 नहीं है, एक परिमेय संख्या है, तो इसके शांत दशमलव के लिए Q 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप का होना चाहिए। ठीक, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। सरल कर बताइए कि संख्या 2 रूट 45 3 रूट 20 अपॉन 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। सोल्व करना है अपन को। 12 क्या है, 2 रूट 45 प्लस 3 रूट 20 अपॉन 2 रूट 5। सोल्व करो आप, 45 को करो सोल्व। 45 को क्या लिख देंगे हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में, सबसे पहले 3 का चल जाएगा। ठीक, कितनी बार, 15 बार, फिर 3 का 5 बार और 5 का 1 बार। ऐसे 20 को करेंगे 2 का 10 बार, 2 का 5 बार और 5 का 1 बार। तो इस कंडीशन में तो क्या हो जाएगा, 2 रूट 3 का स्क्वायर इंटू 5। ठीक, और प्लस 3 रूट 20 क्या है अपने पास, 2 का स्क्वायर इंटू 5 अपॉन 2 रूट 5। ठीक, ये तो हो गया अपने पास। इसके बाद दिख रहा है आप सबको जो स्क्वायर है, क्या है स्क्वायर अपने पास, 2, 3 का स्क्वायर रूट से कैंसिल तो 3 बाहर आ जाएगा, 5 रूट में है। यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा तो 2 बार और 5 रूट में अंदर, 2 रूट 5। ठीक, अब क्या करोगे आप, 2 रूट 5 है, कॉमन ले लो। वैसे कॉमन सभी आ रहे हैं, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, रूट 5 सबको ले लो आप कॉमन। 2 इंटू 3 इंटू रूट 5 कॉमन ले लिया, ये कितना बचा, 1, यहाँ भी 1 और नीचे 2 रूट 5। ठीक, रूट 5 से रूट 5 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा 3 और अंदर ऐड किया तो 1 + 1 2, कितना आ गया 6।
कितना है 6। अब आप देख रहे हो 6 को 6/1 लिख सकते हैं जो p बटा q की फॉर्म में है, जहां पे q बराबर 0 नहीं है। तो ये क्या हो गई, परिमेय संख्या। क्या हो गई ये, परिमेय संख्या। ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 है अपने पास, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 4q + 3 के रूप का होता है। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। इसमें क्या होता है, अपने पास क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाते हैं। क्या होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, सबसे पहले क्या मान लेते हैं, माना कोई धनात्मक पूर्णांक, माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है। ठीक। इसके बाद क्या लगाते हैं अपन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे, क्या होती है, a बराबर bq + r। ठीक। हमें किस फॉर्म में लाना है ये, 4q + 1 या 4q + 3। मल्टीप्लाई में कितना है 4, तो हम क्या मानते हैं b को, तथा b बराबर, b क्या है, भाजक, b बराबर 4 है। एक कंडीशन आपको सबको पता है, जो b r होता है शेषफल, या तो 0 होगा या 0 से बड़ा और भाजक से छोटा। तो भाजक कितना दिया अपन ने यहाँ पे 4, तो आगे पॉसिबिलिटी 0 1 2 3। ठीक। ये 3 पॉसिबिलिटी बनेगी। तो आप देखो फर्स्ट से, शुरू से रखेंगे 0 से, 0 रखो, 0 रखोगे और b 4 रखोगे तो 4q + 0, तो 4q। सेकंड वाली है 4q + 1, फिर आती है 4q + 2, और लास्ट बची 4q + 3। ठीक। अब आप देख लो, जो 4q है 2 से भाज्य है। 2 से भाज्य मतलब ये समधनात्मक पूर्णांक होगा। कौन सा होगा समधनात्मक पूर्णांक, ये कौन सा है, सम। ठीक। अब सम में यदि एक ऐड करें, आपको फर्स्ट में बताया था, यदि कोई भी समधनात्मक पूर्णांक में विषम संख्या ऐड की जाए तो क्या होगा, वो विषम। तो ये क्या हो जाएगा, विषम। ठीक। विषम में फिर एक ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, सम। ठीक। मतलब विषम और विषम क्या होती है, सम। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो, 4q 2 से डिवाइडेड है, ये 2 भी 2 से डिवाइडेड है, तो ये सम है। और ये फिर क्या हो गया, एक बढ़ता ही विषम। तो अपन से क्या पूछा है, धनात्मक विषम पूर्णांक, तो ये धनात्मक सम पूर्णांक तो 2 हो गए। ठीक। और विषम पूर्णांक क्या बचा, 4q + 1 4q + 3। इसी फॉर्म में हमें लाना था, 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है। ठीक। इसके बाद है अपने पास क्वेश्चन नंबर 14। क्या है क्वेश्चन नंबर 14, दर्शाइए कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से भाज्य है। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। ठीक। अब 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या हो सकते हैं, ये 1 और अगला धनात्मक पूर्णांक 2। तो अगर इसको n मान लें तो ये क्या हो जाएगा, n + 1। तो क्या मान लेंगे हम, माना 2 धनात्मक पूर्णांक n व n + 1 है। ठीक। फर्स्ट हो गया। उसके बाद क्या है, क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से भाज्य है। ठीक। तो इनका गुणनफल निकालना है। गुणनफल को a मान लो आप, a बराबर, या लिख दो, दोनों पूर्णांकों का गुणनफल। ठीक। इसको क्या मान लिया अपन ने, a। गुणांकों का गुणनफल क्या होगा, n × n + 1। अब मल्टीप्लाई कर दो, n को n से करोगे तो n², n को 1 से करोगे तो n। ये क्या निकल गया, आगे अपने पास गुणनफल। अब इसे क्या सिद्ध करना है कि ये 2 से भाज्य है। ठीक। 2 से भाज्य, तो आपको पता है धनात्मक पूर्णांक किस रूप का होता है, 2q + 1।
विभाजन एल्गोरिथम से आप देखो, विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक, हमें 2 से भाज्य करना है। हम क्या करते हैं, इसके पहले जो क्वेश्चन था ये वाला 4q + 1 और 4q + 3, तो हमें क्या लाना था, मल्टीप्लाई में 4 या 2 से भाज्य, तो भाजक को क्या मान लेंगे हम, b बराबर 2, तो r क्या हो जाएगा 0 या 1, यही होगा। तो r क्या हो जाएगा 2q + 0 या 2q + 1। ठीक, दो कंडीशन बन जाएगी एक ही, एक तो होगा 2q और 2q + 1। हम 2q और 2q + 1 को किसकी जगह रखेंगे, n की जगह। ठीक, एक लाइन और लिख देंगे यहाँ, चूंकि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 2q या 2q + 1 के रूप का होता है। ये अपन ने निकाल लिया कैसे होता है 2q या 2q + 1 के रूप का। इसके बाद क्या करेंगे, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में धनात्मक पूर्णांक लिया है हमने, तो n लिया है, n बराबर 2q रखने पर, और एक बार करेंगे समीकरण 1 में n बराबर 2q + 1 रखने पर। ठीक, फर्स्ट वाला रखो 2q, तो n बराबर 2q रखोगे आप, तो 2q का होल स्क्वायर और n की जगह 2q, 2q का होल स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 और q का q स्क्वायर, और ये 2q। ठीक, अब आपको क्या करना है, 2 से भाज्य, मतलब 2 कॉमन ले लो आप, 2 कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचा 2q² या 2 कॉमन लिया तो q, और मान लो, माना जो कोष्टक वाली संख्या है ब्रैकेट वाली, इसको r मान लो, r बराबर 2q² + q, तो a कितना आ गया अपने पास, सॉरी a, हाँ a ही चल रहा था अपने पास, a आ गया अपने पास 2r। ठीक, तो ये जो दोनों पूर्णांकों का गुणनफल है, दोनों पूर्णांकों का गुणनफल ये निकल के आए कितना 2r, जो किससे भाज्य है, 2 से भाज्य, 2 से भाज्य करोगे तो कितना आ जाएगा 8, जो कि 2 से भाज्य है। अब अगला रखो 2q + 1, तो 2q + 1 रखोगे तो 2q + 1 का होल स्क्वायर और 2q + 1। ठीक, होल स्क्वायर कैसे खुलता है, a + b का होल स्क्वायर, क्या होता है a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b का स्क्वायर, तो a² करोगे तो 2q का होल स्क्वायर 2ab, a 2q और b 1 और b का होल स्क्वायर, और ये क्या है 2q + 1। ठीक, 2q का होल स्क्वायर 4q², 2q × 2 4q + 1, और ये 2q + 1, ये कितना हो गया 4q², ये 4q प्लस कितना है 2q, तो 4q + 2q 6q, और ये 1 और 1 2, फिर 2 कॉमन ले लेंगे हम, तो अंदर क्या बचा 2q² + 3q + 1। अब क्या कर लेंगे, माना ब्रैकेट की संख्या क्या मान लेंगे r। ठीक, r नहीं मानो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको ठीक से दिख जाए कि ये 2 से भाज्य है, इसलिए r माना है हमने, a बराबर 2r, जो कि 2 से भाज्य है। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब ये क्वेश्चन नंबर 15 है अपने पास, अभी टाइम ज्यादा हो गया थोड़ा, तो कल कर लेंगे। ठीक है, तो कल क्या है अपने पास 15 है, 16 है, तो ऐसे 20 तक क्वेश्चन है। ठीक, 20 क्वेश्चन है आपके टोटल विविध प्रश्नमाला में, जो कल करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज कल स्टार्ट करेंगे, जो शायद कल तो नहीं हो पाएगी लेकिन परसों हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू, कल फिर मिलते हैं।